हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सेकंड पार्ट है लीडरशिप थ्योरीज का। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 3 थ्योरीज किया था, ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखते हैं क्या क्या थ्योरीज है। आज कंटिंजेंसी थ्योरी हम लोग करेंगे। लेट्स बिगिन। कंटिंजेंसी थ्योरी जब आया, वो क्यों आया? तो ये जो 3 थ्योरीज पहले दिया गया था, जो ग्रेटमैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी, इसमें एक एस्पेक्ट को एकदम इग्नोर कर दिया गया था। वो क्या था? सिचुएशनल एस्पेक्ट को। मतलब लीडरशिप को सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, उस सिचुएशन को ही या इन्वायरमेंट को बोल सकते हो आप, इग्नोर कर दिया गया था। इसी वजह से ये कंटिंजेंसी थ्योरी आया, जो कि इसी आप कह सकते हो ड्रॉबैक को कवर करते हुए एक नई थ्योरीज को लाया गया। तो यहाँ पे जो कंटिंजेंसी थ्योरी है वो क्या कहती है? तो वो एक पहली बात तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करेगी, जो कि पहले 3 थ्योरीज नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे क्या कहती है कि जो लीडर्स हैं उनके जो बिहेवियर्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। पहले ये चीज़ नहीं बोला गया था, ये याद रखना है। तो डिफरेंस जब आपको थ्योरीज का पता होगा तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब और क्या बोल रहे कंटिंजेंसी थ्योरी में कि कोई एक सिंगल लीडरशिप थ्योरी जो है वो सारे लीडरशिप स्टाइल जो है वो सारे सिचुएशन के लिए वैलिड नहीं हो सकता है। मतलब हर एक अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग लीडरशिप स्टाइल नीड होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल को चूज किया जाता है। अब कंटिंजेंसी थ्योरी के अंदर में 4 मॉडल है, या आप कह सकते हो 4 थ्योरीज है। क्या क्या है? फेडलर कंटिंजेंसी थ्योरी, रॉबर्ट हाउस पाथ गोल मॉडल, हर्से ब्लैंचर्ड सिचुएशनल मॉडल, व्रूम, येटन एंड जैगोस थ्योरी। तो ये 4 मॉडल्स को हम लोग अलग अलग करके डिटेल में देखेंगे। अब इन चारों थ्योरीज में 2 चीज कॉमन रहेगा। फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर को ये कंसिडर करेंगे, मतलब सिचुएशंस को कंसिडर करेंगे कि हर अलग सिचुएशन में अलग लीडरशिप स्टाइल चाहिए होता है। कोई एक लीडरशिप स्टाइल सब जगह के लिए बेस्ट नहीं होता है। तो ये सारे में आपको कॉमन दिख जाएगा फीचर्स। अब इसमें अलग क्या है? तो इसमें ये बोला गया है कि लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब एक बार आप अगर कोई लीडरशिप स्टाइल चूज कर लेते हो, फिर उसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि हर लीडर का लीडरशिप स्टाइल अलग होता है, और जिस सिचुएशन में उनका लीडरशिप स्टाइल एप्रोप्रिएट होगा, उसी सिचुएशन में उनको लीडर रखा जाए, या उस सिचुएशन में वैसे ही लीडर को रखा जाए। तो अब इसमें 2 फैक्टर्स की बात की गई है। एक है सिचुएशनल फेवरेबलनेस और एक है लीडरशिप स्टाइल की बात की गई है। और यही दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है एक लीडर का एबिलिटी कि वो कितना सक्सेसफुल होगा या वो फेलियर होगा वो। ठीक है, तो पहले सिचुएशनल फैक्टर में भी के अंदर भी 3 फैक्टर्स आते हैं। क्या है? ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सिचुएशनल फेवरेबलनेस मतलब क्या होता है कि कब सिचुएशन फेवरेबल रहेगा एक लीडर के लिए। तो 3 चीजें कब रहेगा? तो लीडर मेंबर रिलेशन। अब दोनों रिलेशन अगर मेंबर्स के साथ अच्छा होगा, मान लीजिए टीम जो है वो ट्रस्ट करती है लीडर पे, तो जहाँ पे ट्रस्ट होगा वहाँ पे फेवरेबल सिचुएशन होगा लीडर के लिए, कि हाँ बात मानेंगे जो भी एम्प्लॉयज है उसका। नेक्स्ट है टास्क स्ट्रक्चर। अब अगर लीडर मान लीजिए टास्क के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीटली क्लियरली कम्युनिकेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उसको एक क्लियर कट बता देता है कि हाँ आपको इस तरह से टास्क परफॉर्म करना है, ये है आपका टास्क, तो क्या होगा? ये फेवरेबल सिचुएशन रहेगा लीडर के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए वो क्लियर कट रहता है टास्क को लेके, स्ट्रक्चर वो एक पूरी तरह से अच्छे क्लियर स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है, तो एम्प्लॉयज़ भी अपना काम सही से कर पाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। नेक्स्ट है पोजीशन पावर। अब अथॉरिटी कितनी दी जा रही है लीडर को?
मान लो लीडर को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल जाए तो क्या होगा, वो डिसाइड खुद से कर पाएगा कि हाँ वो पनिशमेंट दे सकता है या रिवॉर्ड दे सकता है एम्प्लॉयज़ को, खुद से वो डिसाइड कर सकता है। तो इसीलिए हायर पोजीशन रहेगा, हायर पोजीशन पावर रहेगा, तभी वो फेवरेबल सिचुएशन रहेगा लीडर के लिए, क्योंकि तब वो खुद से डिसीजंस ले पाएंगे एंड अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। तो ये 3 सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा कि कब एक लीडर के लिए सिचुएशन जो है फेवरेबल रहेगा। तो पहला था कि लीडर मेंबर का रिलेशन अच्छा रहेगा, ट्रस्ट अच्छे से रहे, तब जाके फेवरेबल रहेगा। टास्क स्ट्रक्चर जो है क्लियर रहे, तब जाके होगा। और पोजिशनल पावर जो रहे वो हायर रहे, तब जाके फेवरेबल कंडीशन रहेगा। अब 2 काइंड ऑफ लीडरशिप यहाँ पे बताया गया, दो तरह का लीडर्स यहाँ पे बताया गया है। एक होता है टास्क ओरिएंटेड लीडर और एक होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर। ये हम लोगों ने बिहेवियरल थ्योरी में भी देखा था। टास्क ओरिएंटेड लीडर कौन होता है, जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसके जो गोल्स रहेंगे उसको अचीव करने पे ज़्यादा फोकस करेगा, ज़्यादा वो ये फोकस करेगा कि टास्क कैसे कंप्लीट किया जाए। लेकिन जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर रहेगा, वो नाम से आपको पता चल रहा होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए ज़्यादा वो फोकस करेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो 2 तरह का लीडर के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। एलपीसी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, लीस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल। अब इसमें एक स्केल बनाया जाता है जिसमें देखा जाता है कि किस एम्प्लॉय के साथ आप सबसे ज़्यादा या सबसे कम मतलब काम करना चाहते हो, या किससे आप सबसे मतलब चाहते हो कि हाँ इसके साथ तो मैं काम कर लूँगा ज़्यादा। तो एलपीसी एक तरह का स्केल तरह का मेजरमेंट है कि जिसके साथ किस कोवर्कर के साथ आप ज़्यादा काम करना चाहते हो, किस कोवर्कर के साथ आप कम काम करना चाहते हो। तो एक रेटिंग दिया जाता है स्केल पे, जैसे 1 2 3 4 करके ऐसे रेटिंग दिया जाता है। तो ये है एलपीसी, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए डाउन साइड क्या है, पोटेंशियल डाउन साइड मतलब जो ड्रॉबैक्स है क्या है इस थ्योरी का। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थ्योरी है, इसमें ये बोल के क्रिटिसाइज किया गया है कि क्योंकि ये थ्योरी ये बोलता है आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, तो उस जो लीडरशिप है आप उसको भी चेंज नहीं करोगे, तो आपको वो लीडरशिप छोड़ देना पड़ेगा, बीच का कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट मॉडल हो गया कि हाँ अगर सिचुएशन के हिसाब से आपको लीडरशिप काम नहीं कर रहा है तो आपको लीडर एज अ लीडर आपको गिव अप कर देना है या आपको वो लीडरशिप का पोजीशन छोड़ देना है। तो ऐसा नहीं होता है, हमें बीच का रास्ता भी निकालना पड़ता है ताकि जो है हमारा काम भी चलता रहे और कुछ हैम्पर ना हो। और दूसरा चीज़ है सेल्फ असेसमेंट इजंट ऑलवेज रिलायबल। अब एलपीसी वाला जो स्कोरिंग किया जाएगा, अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपके जो भी वर्कर्स रहेंगे या मान लीजिए जो लीडर रहेंगे वो अगर रेटिंग करेंगे तो वो सही रेटिंग करें, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, तो हम लोग का जो पर्सनल असेसमेंट है वो इंटरफेयर हो जाता है बायसनेस से, हम लोग बायस्ड हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई कोई होता है ना कि हाँ मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, तो वो कितना भी अच्छा काम करे तो वो आप उसको कम ही रेटिंग दोगे। इसी वजह से जो ह्यूमन नेचर की वजह से ये बायसनेस आ जाता है और ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो ये थ्योरी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इस थ्योरी को ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आता है उस हिसाब से। नेक्स्ट थ्योरी है रॉबर्ट हाउस पाथ गोल मॉडल। ये कब आया था, तो ये 1971 में आया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हाउस। अब इसमें क्या बोला गया, ये थ्योरी को ना मोटिवेशन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोटिवेशनल थ्योरी में एक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी था जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, एफर्ट और परफॉर्मेंस के बारे में बात किया था। तो उसी से रिलेटेड ये थ्योरी है, उस कॉन्सेप्ट को भी इसमें लिया गया है। और क्या कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज़ का परसेप्शन है एक्सपेक्टेंसीज का कि वो उसको एफर्ट कितना डालेगा और परफॉर्मेंस क्या मिलेगा, वो किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो लीडर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, लीडर के बिहेवियर पे। मतलब जो एफर्ट एंड परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट करेंगे, परसेप्शन जो रहेगा वर्कर का, वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होता है लीडर्स के बिहेवियर की वजह से।
अब यहाँ पे एक लीडर किस तरह से वर्क करता है, तो वो क्लैरिफाई करता है। यहाँ पे पाथ से आपको समझ में आ रहा होगा, एक पाथ शो करता है किसको, अपने जो एम्प्लॉयज रहते हैं, सबऑर्डिनेट्स रहते हैं उनको, कि कैसे गोल्स को अचीव करना है ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करके, और परफॉर्मेंस किस तरह से देना है। वो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, सपोर्ट देते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज है वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके। इसमें और एक चीज कहा गया है, ये थ्योरी कहता है कि लीडर्स जो है वो एक सर्वेंट की तरह है। अब क्या है इसका मतलब, तो लीडर को यहाँ पे एक पावरफुल पोजीशन में नहीं देखा जाता है, या पोजीशन ऑफ पावर में नहीं देखा जाता है, रादर वो इनको एक कोच की तरह देखते हैं, एक फैसिलिटेटर की तरह देखते हैं, जो कि गाइड करते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करेंगे, सिखाएंगे कि कैसे गोल को अचीव किया जाए। एक कह सकते हो पाथ को शो करते हैं। अब लीडर्स का जो इफेक्टिवनेस है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो एम्प्लॉयज पे भी डिपेंड करेगा, एंड इवन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये कंटिजेंसी थ्योरी है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा यहाँ पे, और सर्टेन लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आपको ये वाला इमेज दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज कंटिजेंसी। अब एम्प्लॉयज क्या डिफरेंट कंटिजेंसी क्या है, अलग अलग स्किल होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एनवायरमेंटल कंटिजेंसी क्या है, टास्क स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, टीम का डायनेमिक्स क्या रहेगा। तो इन दोनों के बेसिस पे लीडरशिप जो है स्टाइल चूज किया जाता है। अब लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे 4 बताया गया है। एक है डायरेक्टिव, डायरेक्टिव नाम से आपको पता चल रहा होगा कि डायरेक्ट करता है कि कैसे क्या कब करना है। सपोर्टिव, सपोर्टिव में क्या होता है कि वो हेल्प करने लग जाता है। डायरेक्टिव में सिर्फ वो बताएगा, लेकिन सपोर्टिव में वो सपोर्ट करेगा कि किस तरह से वो इम्प्रूव कर सके, और एंड जो काम रहेगा उसमें भी वो सपोर्ट करेगा। पार्टिसिपेटिव मतलब इसमें वो इनकरेज करता है कि ग्रुप डिसीजंस में है जो एम्प्लॉयज भी हिस्सा ले, एंड वो उस चीज़ को एक ओपन डिस्कशन भी बनाता है, जिससे क्या क्या होगा कि नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को ज़्यादा फोकस करता है। अचीवमेंट ओरिएंटेड, अचीवमेंट ओरिएंटेड नाम से ही पता चल रहा है आपको कि गोल अचीव करने के लिए ज़्यादा फोकस करता है। तो 4 तरह का लीडरशिप स्टाइल आपको समझ में आ रहा होगा। जनरली आपको नाम का अगर मीनिंग पता होगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नया चीज बताया गया, उसमें जैसे बताया गया था फिडलर में कि आप एक ही लीडरशिप स्टाइल चूज कर सकते हैं एंड उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वैसा नहीं बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर वो फिट बैठता है। अब मान लो एक सिचुएशन है जहाँ पे लीडर को डायरेक्ट भी करना पड़ रहा है, एंड उसको क्या करना पड़ रहा है, डिसीजन मेकिंग के लिए जितने भी एम्प्लॉयज हैं उससे सजेशंस या उनसे भी आइडियाज लेने पड़ रहे हैं। तो वो यहाँ पे 2 लीडरशिप स्टाइल सिलेक्ट करेगा, एक डायरेक्टिव एक पार्टिसिपेटिव। मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो एक से ज़्यादा लीडरशिप स्टाइल को भी यूज कर सकता है, जो वहाँ पे जो डिमांड होगा उस हिसाब से। तो समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस पे आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। थर्ड है हर्से ब्लैंचर्ड सिचुएशनल मॉडल, या आप इसको सिचुएशनल मॉडल भी कह सकते हो। ये थ्योरी किसने दिया था, तो पॉल हर्से ने दिया था एंड केन ब्लैंचर्ड ने दिया था। इसमें टोटल 4 लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताया गया है, और ये एक पहला ऐसा मॉडल है जिसमें मैच्योरिटी लेवल के बारे में बताया गया है फॉलोअर्स का। तो इसमें ये कहा गया है कि ऐसा लीडरशिप स्टाइल चूज करना चाहिए लीडर को जो कि मैच करेगा मैच्योरिटी लेवल से फॉलोअर का। अब मान लीजिए एक टीचर है जो कि 5 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब 5 स्टूडेंट का जो कैपेबिलिटी है या आप कहते हो मैच्योरिटी लेवल अलग अलग है। अब एक स्टूडेंट जो है वो है 1 2 का है, मान लीजिए 1 का है या 2 का है। अब एक स्टूडेंट है 5 या 6 का, एक स्टूडेंट है 10th का, इस हिसाब से मान लीजिए। तो अब एक मैच्योरिटी लेवल जो 1 या क्लास 2 का रहेगा वो डिफरेंट रहेगा 5 या 6 वाले स्टूडेंट से, और वो डिफरेंट रहेगा 10 के स्टूडेंट से। तो जो
जिस हिसाब से मैच्योरिटी लेवल रहता है उस हिसाब से वो टीचिंग स्टाइल चूज करते हैं। इन सेम वे यहाँ पे क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल भी मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से चूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल के बारे में क्या बोला गया है, तो यहाँ बोला गया है मैच्योरिटी लेवल जो है वो एक स्टेजेस में होता है और एक साइकिल की तरह होता है। इस वजह से इस मॉडल को लाइफ साइकिल थ्योरी भी कहते हैं या सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल भी कहते हैं। तो 4 तरह का आपको मैच्योरिटी यहाँ पे दिखेगा। क्या क्या है? हाई मैच्योरिटी, मॉडरेट हाई मैच्योरिटी, मॉडरेट लो मैच्योरिटी और लो मैच्योरिटी। अब हाई मैच्योरिटी वाले कौन होते हैं? जो कि खुद कैपेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं सारा वर्क को खुद से करने में, उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है या फिर आप कह सकते हो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब मॉडरेट हाई मैच्योरिटी वाले लोग कौन होते हैं? जो कि कैपेबल तो होते हैं लेकिन इनफ कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनमें, जो कि टास्क वो खुद कर ले। जैसे यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंट थे लेकिन यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। अब मॉडरेट लो मैच्योरिटी वाले कौन होते हैं? एम्प्लॉयज विद कॉन्फिडेंस टू कंप्लीट द टास्क। कॉन्फिडेंस तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं है कि हाँ मुझे काम नहीं करना है, मन नहीं है काम करने का उनको। अब लो मैच्योरिटी वाले कौन होते हैं? जिनके पास ना तो स्किल होता है इनफ, ना तो उनको कोई इंथुजियास्टिक नहीं होते कि हाँ मुझे काम करना है, ये काम को कंप्लीट करना है, उस तरह का उनका थिंकिंग ही नहीं होता है। तो इस तरह का आपको 4 यहाँ पे जो मैच्योरिटी लेवल है वो दिख गए होंगे। अब इसी के बेसिस पे लीडरशिप स्टाइल चूज किया जाएगा। तो यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल भी 4 है, 4 मैच्योरिटी है तो 4 लीडरशिप स्टाइल है। क्या क्या है? डेलीगेटिंग स्टाइल, यहाँ पे देखिए डेलीगेटिंग स्टाइल है, उसके बाद पार्टिसिपेटिंग स्टाइल है, फिर सेलिंग स्टाइल है और फिर टेलिंग स्टाइल है। डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या होता है, ये हाई मैच्योरिटी वाले जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि वो अपना काम खुद कर सकते हैं, उनको डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसी वजह से जो लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे दे देता है। तो हाई मैच्योरिटी वाले लोगों को डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज़ किया जाता है उन पे। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में क्या होता है, इस पे क्या होता है, लो टास्क और हाई रिलेशनशिप स्टाइल। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है, पहले आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले में। पार्टिसिपेटिंग मतलब जब डिसीजन मेकिंग में आप आइडियाज शेयर करते हो एक दूसरे से, आप जो एम्प्लॉयज है उसके आइडियाज भी लेते हो, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, हाई रिलेशनशिप स्टाइल इसको कहा जाता है। और यहाँ पे डिसीजंस वगैरह आइडियाज वगैरह जो है क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में कब यूज होता है, जब जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो लैक करते हैं कॉन्फिडेंस, तो उनको क्या है ना, थोड़ा सा बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, एक साथ उनसे पूछा जाए कि हाँ आपके पास भी कुछ आइडियाज़ है क्या, बताइए, खुद से पूछा जाए, तब जाके वो आइडियाज़ वगैरह बताते हैं। क्योंकि उनके पास वैसा कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो कि खुद आके बताए या खुद वैसा कुछ टास्क को असाइन कर ले। इस वजह से पार्टिसिपेटिंग स्टाइल यूज़ होता है मॉडरेट हाई मैच्योरिटी वाले के लिए। नेक्स्ट है सेलिंग। अब सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग नाम से आपको पता चल रहा होगा। अब सेलिंग कब होता है, जब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को भी हम लोग जब सेल करते हैं तो हम लोग इस तरह से मार्केटिंग करते हैं कि जो कस्टमर है वो इम्प्रेस हो जाए एंड उस चीज़ को बाय कर ले। तो इसी तरह से यहाँ पे लीडर क्या करता है, वो अपना आइडियाज ग्रुप को सेल करने की कोशिश करता है ताकि जो टास्क है उसका हो जाए, कि इस तरह से बताओ कि हाँ वो इंथुजियास्टिक हो जाए या हो सकता है मान जाए काम को करने के लिए। क्योंकि ये वाला लीडरशिप स्टाइल जो होता है यूज होता है मॉडरेट लो मैच्योरिटी वाले में, जिसमें कॉन्फिडेंस तो होता है लेकिन विलिंगनेस नहीं होता है काम करने के लिए। तो उनको काम करवाने के लिए, उस काम के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ वो टास्क कर ले। इसी वजह से यहाँ पे सेलिंग स्टाइल यूज होता है कि इस तरह से अपने आइडियाज को सेल करो कि सामने वाला रेडी हो जाए काम करने के लिए। तो ये हो जाएगा मॉडरेट लो मैच्योरिटी वाले के लिए। अब टेलिंग स्टाइल कहाँ यूज होता है, तो ये हाई टास्क और लो रिलेशनशिप स्टाइल है। यहाँ पे लीडर जो है वो क्लोजली सुपरवाइज करता है, डायरेक्शन देता है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे लो मैच्योरिटी वाले एम्प्लॉयज रहते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो स्किल इनफ होता है और ना ही वो टास्क परफॉर्म करने के लिए इंथुजियास्टिक होते हैं। इसी वजह से टेलिंग मतलब क्या होता है, हाँ बोल बोल के सब चीज़ कराना पड़ेगा।
डेलीगेटिंग मतलब हो जाता है आपका कि हाँ टास्क दे दिया, अब कर लो खुद, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दिया गया है। पार्टिसिपेटिंग मतलब हो जाता है, मीनिंग समझ लीजिए, पार्टिसिपेटिंग मतलब पार्टिसिपेट करते हैं एम्प्लॉयज भी डिसीजन मेकिंग के लिए, इसी वजह से ये हाई रिलेशनशिप स्टाइल हो जाएगा। सेलिंग मतलब इस तरह से अपने आइडियाज सेल करो कि वो काम करना चाहे, मतलब आइडियाज को इम्पोज करो उन पे, या कह सकते हो कन्विंस करो उनको। टेलिंग में हो जाता है कि हाँ बोल रहे हैं आप करते रहो, बोल 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 के सब चीज़ कराना। तो ये 4 तरह का लीडरशिप स्टाइल आपको दिख गया होगा, और 4 तरह के मैच्योरिटी लेवल्स भी दिख गया होंगे। इस तरह से डिसाइड होता है, सिचुएशन के हिसाब से लीडर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला लीडरशिप स्टाइल उनको चूज करना है और मैच्योरिटी क्या है एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले थ्योरी को विक्टर ब्रूम एंड फिलिप येटन ने लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग में दिया था, और मॉडिफाइड किसने किया था? ब्रूम एंड जैगो ने। इस थ्योरी में क्या बोला गया है? तो ये थ्योरी बताता है कि लीडर को कौन सा लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन चूज करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मतलब जब डिसीजन लिया जाएगा किसी भी चीज पे, तो एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन कितना लेना है, ये लीडर कैसे डिसाइड करेगा, वो ये थ्योरी बताता है। इस मॉडल में एक डिसीजन ट्री के बेसिस पे, ये डिसीजन ट्री आपको दिख रहा होगा, इसमें 7 क्वेश्चन के बेसिस पे ये लीडर को गाइड करता है 5 तरह का लीडरशिप डिसीजन मेकिंग स्टाइल चूज करने के लिए। 5 तरह का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लीडरशिप स्टाइल, या आप डिसीजन मेकिंग स्टाइल भी बोल सकते हो इसको। और ये 7 क्वेश्चंस हैं। ये 7 क्वेश्चंस को पूछ के ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा वाला डिसीजन मेकिंग स्टाइल यूज किया जाएगा। तो 5 तरह का डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या क्या है? ऑटोक्रेटिक, जो A1 से डिनोट होगा, यहाँ पे देखिए A1 है ना। टीम कमिटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो A1 यूज होगा। इसमें क्या बोला गया है? लीडर जो है वो यूज करेगा इंफॉर्मेशन जो उसके पास खुद पहले से है, और वो खुद से डिसीजन ले लेगा, मतलब कोई पार्टिसिपेशन रखेगा ही नहीं एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट वाला क्या है? ऑटोक्रेटिक है, A2 से डिनोट होगा। यहाँ पे आपको A2 कहीं दिख रहा है, देखिए तो, हाँ यहाँ देखिए A2 है। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन जितना था उसी में डिसीजन लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लीडर जो है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा उसके अलावा भी वो टीम मेंबर से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेगा, लेकिन जो डिसीजन है वो खुद से ही लेगा, और वो इन्फॉर्म करेगा या नहीं इस बारे में टीम को, वो भी उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। कंसल्टेटिव मतलब C1 से डिनोट होगा। यहाँ पे देखिए C1 यहाँ है, और हाँ यहीं पे है बस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो लीडर रहेगा वो जो डिसीजन लेगा उसके बारे में टीम को तो इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे क्या था कि टीम को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था, यहाँ पे टीम को इन्फॉर्म तो किया जाएगा, लेकिन जो डिसीजन लिया जाएगा वो अकेले में ही लिया जाएगा, जो लीडर है वो खुद ही लेगा वो डिसीजन। अब कंसल्टेटिव 2 में क्या है? लीडर तो रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन वो जो सिचुएशन है वो टीम से डिस्कस करके डिसीजन लेगा। यहाँ पे किसी में भी डिस्कशन का बात नहीं था। इस जगह पे क्या था कि हाँ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन डिस्कशन नहीं हो रही है सिचुएशन के बारे में, बट यहाँ पे हो रहा है। कंसल्टेटिव वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए। फर्स्ट वाले में इंफॉर्मेशन देगा, सेकंड वाले में क्या है कि रिस्पॉन्सिबल तो रहेगा लीडर डिसीजन लेने के लिए, लेकिन पहले वो टीम से डिस्कस करेगा। अब ग्रुप में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ग्रुप में? डिसीजन साथ में लेते हैं, हम लोग एक टीम बन के लेते हैं। लीडर्स जो है किस तरह का रोल करेगा? फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, और सपोर्ट करेगा टीम को इस प्रोसेस में। क्या चीज़ के प्रोसेस में? तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। टोटल 5 यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग स्टाइल दिख रहे हैं, एंड इस ट्री के हेल्प से और इस 7 क्वेश्चंस के हेल्प से वो लीडर डिसाइड करता है कि किस तरह से डिसीजन लिया जाए। तो हम लोगों ने चारों थ्योरीज कर लिया है। ये एक समरी है जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए फोकस लीडरशिप स्टाइल कौन सा होगा और की आइडिया क्या है। फर्स्ट वन, फेडलर कंटिजेंसी मॉडल में क्या था कि लीडरशिप स्टाइल को मैच करना है सिचुएशनल फेवरेबलनेस से, कि आपका सिचुएशन किस तरह से फेवरेबल है और कौन सा लीडरशिप स्टाइल उसको यूज करें। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ पाथ ही है ना, यहाँ पे आपको
इसी वर्ड को याद रखना है। क्लैरिफाई करेगा पाथ और कैसे ऑब्स्टिकल को कम किया जाए ताकि सबऑर्डिनेट्स जो है वो गोल को अचीव कर सके। थर्ड वन क्या था? अब इसमें क्या था, मैच्योरिटी के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल को चूज करना है। और फोर्थ वन क्या है? अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग अप्रोच यूज करना है सिचुएशन के बेसिस पे। वो 7 क्वेश्चंस का आपने देखा था, ट्री के हेल्प से आपको यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन मेकिंग अप्रोच चूज करना है। तो 4 हो गया आपका। अब लीडरशिप स्टाइल, इसमें क्या क्या बात किया गया? इसमें एक टास्क ओरिएंटेड वाला बात किया गया था, एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड वाला। सेकंड में डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड वाला। इस वाले में क्या किया गया था? तो डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग वाला। और ये लास्ट वाले में ऑटोक्रेटिक, कंसल्टिव एंड ग्रुप। इसमें भी 2 टाइप था, ऑटोक्रेटिक 1, ऑटोक्रेटिक 2, कंसल्टिव 1, कंसल्टिव 2, इस तरह से। अब की आइडिया इसका क्या था कि लीडर्स का इफेक्टिवनेस जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? जो उसका लीडरशिप स्टाइल रहेगा, जो उसका सिचुएशन रहेगा वो मैच कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट वाले में क्या था? लीडर्स should adapt their style based on followers need। फॉलोअर का जो नीड है, जो उसकी जो नीड है, जैसा उसको टास्क दिया जा रहा है, किस तरह से उसको मोटिवेट किया जाए, किस तरह से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उस हिसाब से लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे चूज करना है। सबसे इजी वाला ये था। अब इसमें क्या बोला गया था कि स्पेसिफिक नीड्स जो है फॉलोअर्स का, जो उसकी मैच्योरिटी है डिफरेंट लेवल स्टेजेस पे डेवलपमेंट का, उस हिसाब से लीडरशिप स्टाइल को चूज किया जाए। और लास्ट वाला क्या है? क्वालिटी डिसीजन कैसे लिया जाए, फॉलोअर्स पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, टाइम कांस्टेंट है या नहीं, इस हिसाब से डिसीजन मेकिंग अप्रोच को सिलेक्ट किया जाए। तो आई होप आपको ये थ्योरीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वाले वीडियो में हम लोगों ने कंटिजेंसी थ्योरी को फुल कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमर्जिंग लीडरशिप स्टाइल थ्योरीज को देखेंगे, जिसमें आई थिंक 4 या 5 थ्योरीज हैं, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें मैंने कवर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है। एंड जब सारे थ्योरीज हम लोग कवर कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए और एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस आता है वो भी हम लोग देख लेंगे। So that's it for today's video. If you like the video, please like, share and subscribe. And अगर कोई suggestions भी हो तो please comment below and stay tuned for more such videos. Thank you for watching.